अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम गुलाम असगर है। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आज इसका 4th लेक्चर है। हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में यही चैप्टर डिस्कस किया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का। आज मैं इसे कंटिन्यू करूंगा और इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के एंड पे ये चैप्टर एंड कर देंगे। इस लेक्चर से पहले प्रीवियस लेक्चर को आपको थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा दूं कि हमने सबसे पहले FASB जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को डिस्कस किया था और फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बोर्ड के फंक्शंस को डिस्कस किया था कि उसकी 4 उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग था, दूसरा आपकी इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी वगैरह चेक करनी थी, तीसरा उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एलिमेंट्स थे, चौथा उसमें जो था वो ऑपरेटिंग गाइडलाइंस का था। हम उन्हीं गाइडलाइंस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पहली स्लाइड में ऑपरेटिंग गाइडलाइंस जो हैं ये 3 चीज़ों में क्लासिफाइड होती हैं। पहली है अजम्पशंस, दूसरी है प्रिंसिपल्स, तीसरी है कंस्ट्रेंट्स। अजम्पशंस जो हैं ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने मॉनेटरी यूनिट को डिस्कस किया, जिसका मतलब ये था कि जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे या सिर्फ हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी होंगी, यानी कि इन कंसिडरेशन में हमने या तो कैश रिसीव किया होगा या अगर हमने उधार किया है तो हमने फ्यूचर में उससे कैश रिसीव करना है। इसका मतलब क्या था कि इससे पहले बार्टर सिस्टम यूज़ होता था। बार्टर सिस्टम में क्या करते थे कि आप चीज़ों के बदले में चीज़ें दिया करते थे। उन्होंने वो सिस्टम ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने कहा कि हम चीज़ों के बदले में सिर्फ़ और सिर्फ कैश रिसीव किया करेंगे, तो इसे कहा मॉनेटरी यूनिट अजम्पशन कहलाती है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जो इन टर्म्स ऑफ मनी होंगी। दूसरा था इकोनॉमिक एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी। इसका मतलब ये था कि बिजनेस इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, यानी मैनेजमेंट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। मैनेजमेंट में जो भी डिसीजन लेना हो आपके ओनर्स उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इसे कहते थे बिजनेस एंटिटी। इकोनॉमिक एंटिटी से मुराद कि एक बिज़नेस जो है वो दूसरे बिजनेस से सेपरेट है, अटैच नहीं है। हाँ, उन दोनों में कंपटीशन तो हो सकता है लेकिन बिजनेस अटैच नहीं है। थर्ड प्रिंसिपल था टाइम पीरियड का, जिसका मतलब ये था कि हम बिज़नेस के कुछ आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स बना देते हैं ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकें। इवन के बिज़नेस गोइंग कंसर्न जो है ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि बिज़नेस जो है ये लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू है, ये बंद नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकता। देखें, जब भी कोई बिज़नेस सेल आउट होता है तो जो भी आप इक्विपमेंट सेल करेंगे वो इक्विपमेंट किसी न किसी बिज़नेस में यूज़ ज़रूर होना है, जिसका मतलब यह है कि बिज़नेस वाइंड अप नहीं हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ ओनर्स चेंज हो चुके हैं। इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रेंट्स दोनों को कवर करेंगे। प्रिंसिपल में आप देख सकते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है, कॉस्ट प्रिंसिपल है। जबकि कंस्ट्रेंट्स में सिर्फ 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, मटेरियलिटी और कंजर्वेटिज्म। जी, स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स से। सबसे पहले प्रिंसिपल्स मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल्स आपकी इन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं दैट हाउ द ट्रांजैक्शंस एंड अदर इकोनॉमिक इवेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड। क्या आपने ट्रांजैक्शंस को और दूसरे इकोनॉमिक इवेंट्स को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, वो बेस करता है आपके प्रिंसिपल्स पर। पहला प्रिंसिपल है आपका रेवेन्यू रिकग्निशन का। रेवेन्यू रिकग्निशन, सबसे पहले आपका वर्ड रेवेन्यू आपको समझना है। रेवेन्यू वो रकम होती है जो हम सर्विसेज देने से या प्रोडक्ट सेल करने से रिसीव करते हैं। देखें, अगर आप एक प्रोफेसर हैं तो जब आप एक लेक्चर देते हैं तो लेक्चर में बेसिकली आप अपनी स्किल की बेस पर सर्विस दे रहे हैं। उस लेक्चर के अगेंस्ट जो आप पैसे रिसीव करेंगे वो आपका रेवेन्यू कहलाएगा। या फिर आपका एक प्रोडक्ट है, आप जो है लैपटॉप सेल करते हैं तो लैपटॉप क्योंकि आपके प्रोडक्ट है तो जो 1 यूनिट आप लैपटॉप सेल करने से जो पैसे कमाते हैं वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। वो कहता है कि रेवेन्यू को आप रिकॉर्ड किस वक्त करेंगे। रेवेन्यू प्रिंसिपल क्या कहता है कि रेवेन्यू को आप रिकॉर्ड किस वक्त करेंगे। वो कहता है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट द रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड इट विच इट इज़ अर्नड। कहता है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यू को अर्न किया गया है उसी अकाउंटिंग पीरियड में इसे रिकॉर्ड करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप एनुअल बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बेस्ट है जी बनाते हैं। 1 साल के बाद अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें आप सारे रेवेन्यू सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं,
ठीक है, क्लियर कट बात है जी। एक ट्रांजैक्शन है जो आपने दिसंबर 27 को की या 26 को, लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर आपने ट्रांजैक्शन की। आपने पैसे तो अभी पे नहीं किए, लेकिन आपने क्या किया, प्रोडक्ट परचेज़ कर ली। अब आपने जो पेमेंट करनी है वो करनी है आफ्टर द ईयर, यानी दिसंबर ख़त्म होगा, जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि कैश तो रिसीव हो रहा है जाके जनवरी में, तो क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि आपको ट्रांजैक्शन या दिसंबर में रिकॉर्ड करनी चाहिए या जनवरी में, जबकि ये प्रिंसिपल जो है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, ये आपको क्लियर कर देता है कि आप ट्रांजैक्शन जो है आपका रेवेन्यू उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड होगा जिसमें वो अर्न किया जाएगा। देखें, अगर मैंने सर्विसेज दिसंबर में दी हैं तो मैं दिसंबर में ही उसे रिकॉर्ड करूँगा, चाहे वो रकम जो है मैं जनवरी में जाकर रिसीव करूँ या फरवरी में, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड उसी टाइम पीरियड में होगा जिस टाइम पीरियड में वो अर्न किया गया है। आपकी एग्जांपल भी देख सकते हैं कि व्हेन अ सेल इज़ इन्वॉल्व्ड रेवेन्यू इज़ रिकग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, कि जैसे जिस वक्त सेल हुई उसी वक्त रेवेन्यू रिकग्नाइज हो गया, अब हम उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं। मेथड से मुराद के कुछ कंपनीज़ के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं जो 10-10 साल 15-15 साल तक चलता है। अब वो कंप्लीट तो कॉन्ट्रैक्ट होना है 10 साल बाद, तो क्या हम इस साल जो गुजरा है करंट ईयर, इसमें कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे रिकॉर्डिंग, क्यों नहीं करेंगे। जो पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका होगा, जिस पार्ट को आपको रेवेन्यू का हिस्सा बन चुका होगा, देखें आपने एक बिल्डिंग कंप्लीट करनी है और जो बिल्डिंग कंप्लीट करने का प्रोजेक्ट है वो 3 ईयर्स का है, तो आपने जो करंट ईयर यानी फर्स्ट ईयर में जितनी बिल्डिंग कंप्लीट की है आप उसकी परसेंटेज मालूम करेंगे कि इतनी परसेंटेज की बिल्डिंग कंप्लीट होगी। वो पोर्शन जो आपने कंप्लीट कर लिया वो आपके रेवेन्यू का हिस्सा बन चुका है, तो आप वो पोर्शन आप अपने अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेंगे, बाकी फर्दर उसे कैरी ऑन करेंगे। इसके लिए कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। पहले मेथड में आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, जिसमें आप ये मालूम करते हैं कि आपने कितना प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, फिर उस कंप्लीट किए हुए प्रोजेक्ट की कॉस्ट मालूम करते हैं और उसकी कॉस्ट मालूम करके नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू करते हैं। जो तरीक़ेकार मालूम करने का है या जो फार्मूला यूज़ होता है हम उससे रिवाइज़ कर लेते हैं। देखें ज़रा, फार्मूला टू रिकग्नाइज रेवेन्यू इन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड कैसे मालूम करेंगे। आपको कॉस्ट इंकर्ड जो करंट पीरियड में कॉस्ट की है उसको डिवाइड कर दें टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड। देखें, अगर वो बिल्डिंग जो 3 सालों बाद बननी है, अगर फ़र्ज़ करें वो 10 लाख उसकी मैंने कॉस्ट एस्टिमेट की है और करंट ईयर में मैंने उसको 4 लाख कॉस्ट अकर कर चुका हूँ, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, परसेंटेज कंप्लीट करंट पीरियड। ठीक है, अब वो जो करंट पीरियड में आपने परसेंटेज कंप्लीट की है मल्टीप्लाई कर देंगे रेवेन्यू से, एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है, वो वाली रेवेन्यू जो आपने करंट ईयर में कमाई है। अभी प्रोजेक्ट तो 3 साल तक चलना है, लेकिन आपने क्या किया, जो करंट ईयर में कमाई है वो वाला रेवेन्यू आपने सेपरेट निकाल लिया। जी, ये है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फार्मूला। किसी भी कंपनी का जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो आप क्या करते हैं कि जो रेवेन्यू आपने अर्न किया होता है माइनस कॉस्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। क्योंकि हम इसमें डिस्कस करें एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो 3 इयर्स तक चलना है और हमने 1 साल तक उसका कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना बनेगा या हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो बता रहा है कि जो भी करंट पीरियड का आपने लास्ट स्लाइड में रेवेन्यू निकाला है उसमें से माइनस कर देंगे जो उसमें आपने कॉस्ट अकर की है, इज इक्वल टू आ जाए ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये मिस्टेकनली इसमें ऐड हो चुका है, ये सबस्ट्रैक्ट का साइन यहाँ आएगा तो ये रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा प्रिंसिपल है जी मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल से मुराद कि आपने एक्सपेंस रिकग्निशन इज़ ट्रेडिशनली टाइड टू द रेवेन्यू रिकग्निशन, के एक्सपेंस शुड बी मैच टू द रेवेन्यू रिकग्निशन। ये मैचिंग प्रिंसिपल कहलाता है, यानी कि आपका एक्सपेंस और उसी करंट ईयर के रेवेन्यू के साथ अटैच करें, उनका आपस में अटैच करना क्या कहलाता है, रेवेन्यू रिकग्निशन कहलाता है। ये कहता क्या है, ये प्रिंसिपल कहता है एक्सपेंस शुड बी मैच्ड with the revenue in the period in which efforts are made to generate revenues। अभी मैंने कहा कि मुझे एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, वो 3 साल का है, तो 1 साल का जो मैं प्रोजेक्ट कह रहा हूँ मैंने कंप्लीट किया है। बेसिकली मैंने 1 साल का जितने भी एक्सपेंस होते थे वो सारे कवर किए हैं। जैसे कि मुझे सीमेंट मंगवाना था, सरिया लेना है, लेंटर डलवाया, बिल्डिंग बनवाई, ईंटें मंगवाई, सारा मटेरियल जो भी था मंगवाया मैंने, आखिर मैंने एक्सपेंसेस किए। एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद द रेवेन्यू, ये भी मैचिंग प्रिंसिपल कहलाता है।
जी, उसके बाद है मैचिंग एक्सपेंस रिकग्निशन प्रिंसिपल अनएक्सपायर्ड। अब एक्सपेंस की ना वो बेसिकली डेफिनेशन बता रहा है कि एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या होगी। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन दो तरीके की होती है। एक एक्सपेंस वो होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में अकर हो, एक एक्सपेंस होता है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बिजनेस को ऑपरेट करने के दौरान जो जो हम एक्सपेंसेस करते हैं उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसे कहते हैं जी? वो वाली अशिया जिनको बनाने में जो खर्चा हो। देखें, एक बॉल पेन बनानी हो ना तो उसको बनाने में कितना खर्चा होगा? एक तो प्लास्टिक का खर्चा, फिर उसका सिक्का खर्चा, फिर इंक का खर्चा अलग। तो तीनों मटेरियल हमने परचेज़ किए, फिर प्रोसेस किया, प्रोसेस करके वो प्रोडक्ट बन गई। अब उसमें से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं? लाइक आपके बिजली का बिल है, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस हैं, मैनेजमेंट की सैलरीज हैं। ये सारे एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये सारे किस में आएंगे? मैचिंग प्रिंसिपल्स के अंदर आएंगे। अब वो कह रहा है कि पैटर्न को डिस्कस कर रहा है। अक्सर इस एक्सपेंस की डेफिनेशन ये भी की जाती है कि एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ एन एसेट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। देखें, कोई भी एसेट को परचेज़ करने के लिए आपने एक कॉस्ट खर्च की, फिर उस एसेट को आपने यूज़ करना शुरू किया। अगर आपने फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर ख़रीदा 20 लाख का, अब आपने क्या किया? उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। इस्तेमाल जितना करते जाएंगे वो वाला पोर्शन उसका एक्सपेंस बनता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ एसेट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। अब आ जाते हैं जी फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के ऊपर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि वो तमाम सरकमस्टांसेस जो किसी भी यूज़र के डिसीजन को इफ़ेक्ट कर सकें, वो आप सब सरकमस्टांसेस आपको डिस्प्ले करने पड़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है जी, समझ आ रही बात? क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो तमाम सरकमस्टांसेस, वो तमाम इवेंट्स जो किसी भी डिसीजन मेकर के, किसी भी यूज़र के डिसीजन को इफ़ेक्ट करें, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है यूज़र्स को। किस तरह प्रोवाइड करेंगे? एक तो डाटा देते हैं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, फिर साथ में आप नोट्स अटैच कर देते हैं उन स्टेटमेंट्स के साथ। उन नोट्स में आपके सारी प्लानिंग, आपके सारे होने वाले इवेंट्स वो उसमें मेंशन किए जाते हैं, ताकि वो तमाम इन्फॉर्मेशन यूज़र को प्रोवाइड की जा सके कि अगर यूज़र का उस इन्फॉर्मेशन से डिसीजन डिवल्ज होता हुआ तो फिर आप उसके लायबल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी कॉस्ट प्रिंसिपल के ऊपर। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है जी? एसेट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट। देखें, अगर मैं ये कहूँ कि एक एसेट है 20 लाख का ख़रीदा है और 20 साल बाद, 20 साल उसकी लाइफ है और 20 साल के बाद मुझे नया ख़रीदना है। अब क्या 20 साल तक मैं उस एसेट की लाइफ जो है, एसेट की प्राइस जो है बैलेंस शीट के अंदर 20 लाख लिखूं? नहीं भाई, मैं नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि 10 साल अगर मैंने उस एसेट को इस्तेमाल किया और 10 साल मैं उसे मार्केट में जाके बेचने जाऊं तो उसकी प्राइस कम होगी ऑब्वियसली, और जो मैंने एसेट इस्तेमाल किया वो वाली कॉस्ट भी माइनस करनी है। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको अभी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आपने एक मशीनरी ख़रीदी है, उस मशीनरी को जितना आप इस्तेमाल करते जाएंगे और जो पोर्शन उसका इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट में से उसे माइनस करते जाएंगे। तो ये इस प्रिंसिपल को मैच करता है कॉस्ट प्रिंसिपल को। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? एसेट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट। तो कॉस्ट रेलिवेंट है, क्यों? क्योंकि जो प्राइस पे की हो, एसेट सेक्रीफाइस किया हो, फिर कमिटमेंट की हो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट रिलायबल है बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी मयरेबल, किसे मयर किया जा सकता है, फैक्ट बेस्ड है, और फिर इससे वेरीफाई भी किया जा सकता है। ये आपका कॉस्ट प्रिंसिपल कहलाता है। अब इसमें वो तमाम प्रिंसिपल मेंशन किए गए हैं एक डायग्राम के अंदर, जो अभी मैंने आपको अकाउंटिंग में यूज़ किए हुए बताए हैं। एक पहला प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल था कॉस्ट, तीसरा था मैचिंग, चौथा था फुल डिस्क्लोजर। ये चारों प्रिंसिपल हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल को अगर मैं रिवाइज करना चाहूँ तो मैंने कहा कि रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज इन द पीरियड, इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज़ अर्न, कि जिस अकाउंटिंग पीरियड में आपने सेल की है, पॉइंट ऑफ सेल जिस अकाउंटिंग पीरियड में था, आप उसी टाइम पीरियड के अंदर उस रेवेन्यू को रिकग्नाइज करेंगे। रिकग्नाइज करने से मुराद आप उसे अपने अकाउंटिंग प्रोसेसेस में रिकॉर्ड कर लेंगे। देखें, एग्जांपल में कह रहा है कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन, एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन, कि आपने वो प्रोडक्ट तैयार कर ली। प्रोडक्ट तैयार करने के बाद एक वक्त आया एट द पॉइंट ऑफ सेल कि आपने इस पॉइंट पर सेल कर दिया, लेकिन जो आपको कैश रिसीव हुआ वो नेक्स्ट टाइम पीरियड में मौजूद था, नेक्स्ट पीरियड में मिला, लेकिन आप सेल उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे जिसमें सेल अकर्ड हुई है। फिर था कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब यही है कि एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट। फुल डिस्क्लोजर से मुराद वो तमाम सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स हैं जो कि डिफरेंस डाल सकते हो डिसीजन में, किसी भी यूज़र के डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस डाल सकते हो, वो आपको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। फिर है मैचिंग प्रिंसिपल।
कॉस्ट मैच करती है, कॉस्ट मैच करनी चाहिए रेवेन्यूज़ के साथ। रेवेन्यूज़ अदर वर्ड सेल्स भी है। अब मैच कैसे करनी चाहिए? देखें, किसी भी प्रोडक्ट में बनाने में आपके 3 से 4 चीज़ें लगती हैं। मटेरियल है, लेबर है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। ये किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में आपका यूज़ होता है, या आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग में यूज़ होने वाले। अब आप आ जाते हैं लास्ट वन पे। पहले आपने अजम्पशंस डिस्कस की, फिर आपने अजम्पशंस के बाद आपने प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, अब कंस्ट्रेंट्स को। ये आपका जो ऑपरेटिंग गाइडलाइन है, ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद आप कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं जी। 2 कंस्ट्रेंट्स हैं जी, मटेरियलिटी और दूसरा है कंजर्वेटिज्म। सबसे पहले मटेरियलिटी को देखते हैं। मटेरियलिटी रेफ़र करती है उन आइटम्स को जो इम्पेक्ट करते हैं फर्म्स की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर एंड ऑपरेशंस के ऊपर। मींस वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑपरेशंस के ऊपर असर डालती हो, मटेरियल इंफॉर्मेशन या फिर मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट रखती हैं, इसको डिस्क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म ये कहते हैं कि जब भी आप शक में हों तो आपको वो वाला मेथड यूज़ करना चाहिए, वो वाला मेथड बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए जो एसेट्स एंड इनकम को ओवरस्टेट करे। ओवरस्टेट करने से मुराद कि एक एसेट 10 लाख का है, लेकिन जो मेथड आपने यूज़ किया है वो 20 लाख का शो करे, या 15 का, या 12 का, यानी कि असल वैल्यू से ज़्यादा शो करे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो एक्सपेंस शुरू वाले सालों में ज़्यादा काउंट करते हैं। जैसे एक मशीनरी अगर आपने 10 लाख की ख़रीदी है तो पहले साल में वो ये बताएगा कि ये 2 लाख की मशीनरी इस्तेमाल हो चुकी है, अगले साल में बताएगा 1.5 लाख की, फिर कहेगा 1 लाख की। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो कम होती जाती है। अब ऐसे मेथड्स में से जब आपको चूज़ करना हो कि कौन सा मेथड यूज़ करें जिसमें एसेट एंड इनकम को ओवरसेट ना किया जाए, ताकि आप एट कॉस्ट रिकॉर्ड करें और अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ को फॉलो करें। जी, यहाँ पर ये हमारा टॉपिक जो है ये एंड हो जाता है इस स्लाइड पर। देखें कंस्ट्रेंट्स देखें, स्मॉल अमाउंट्स में वो ये कहना चाहता है कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं इनको कंस्ट्रेंट्स को, गैप को फॉलो नहीं करना पड़ता, ठीक है, ये मटेरियलिटी है। कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि जब भी आप डाउट में हों तो आप ऐसे मेथड्स को यूज़ करें जो कि एसेट एंड इनकम को ओवरस्टेट ना कर बैठे हैं। ये बातें मैं अभी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपका वो टॉपिक जिसमें मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को शुरू किया था, जिसमें आपके 2 टॉपिक कवर होते हैं। एक तो आपका फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग शुरू होता है वो वाला, और उसके अंदर ऑपरेटिंग ऑफ गाइडलाइंस में ऑपरेटिंग फॉर गाइडलाइंस फॉर ऑपरेशन, वो तीन अजम्पशन, प्रिंसिपल्स एंड कंस्ट्रेंट्स, वो तीनों यहाँ पे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं सिर्फ टॉपिक को इंट्रोड्यूस आज करवा रहा हूँ, हम इंशाल्लाह इससे साथ कंटिन्यू करेंगे। ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी दोबारा बनाया गया है। देखें, हमें कहा गया था कि 4 उसके हैं जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन था, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था, फिर वो सारी ऑपरेटिंग गाइडलाइन पे आ गया। ऑपरेटिंग गाइडलाइन में अजम्पशन, प्रिंसिपल, एक चीज़ इसमें मिसिंग है कंस्ट्रेंट्स, वो इसमें शामिल हो जाता है। अब ये टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ए बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। पूरी की पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी इसी रूल पर बनाई जाती हैं। ज़्यादातर अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे कहते हैं जी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी। ये इक्वेशन है जो मैथमेटिकल है, यानी कि आप ये बताना चाह रहा है कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस के लिए आपको एसेट्स ख़रीदने होते हैं। वो तमाम एसेट्स, चाहे उसमें गाड़ी हो, चाहे उसमें बिल्डिंग हो, चाहे उसमें लैंड हो, चाहे उसमें फर्नीचर हो, चाहे उसमें मशीनरी हो, चाहे उसमें प्लांट हो, जो भी आपको एसेट्स ख़रीदने हैं, या तो आप उसे अपने पैसे से इस्तेमाल करते हुए ख़रीदते हैं, जिससे कहा जाता है ओनर्स इक्विटी। अगर आपके पास कैश कम है, फंड्स कम हैं, तो आपको वो पैसा उधार लेना पड़ता है, और जो भी पैसे आपको उधार लेने पड़ते हैं उसे लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे आपकी पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? बेस करती है। अब ये एक एग्जांपल दे रहा है, कहता है कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिससे बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एसेट टोटल में 300 है तो लायबिलिटीज़ टोटल 200 हैं, ओनर इक्विटी मस्ट बी 100, तो 200 प्लस 100 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 300, जिसके मुताबिक हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कवर हो जाती है। अब जो भी बैलेंस शीट बनाई गई थी वो भी इसी अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस पर बनाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस पर बनी हुई बैलेंस शीट को थोड़ा सा नमूना दिया गया है। देखें, बैलेंस शीट का मैं आपको पहले भी नमूना बता चुका हूँ
कि एक साइड पर एसेट्स और दूसरी साइड पर लायबिलिटीज़ एंड ओनर इक्विटीज़ रखी जाती हैं। एसेट्स में कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट, फिर टोटल एसेट्स उनको जमा कर लिया जाता है। फिर लायबिलिटीज़ में अकाउंट पेएबल, नोट्स पेएबल, टोटल लायबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी, टोटल लायबिलिटीज़ एंड ओनर इक्विटी, फिर उसको टोटल कर लिया। आपने बात नोट की कि अकाउंटिंग इक्वेशन बेस करती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ एंड ओनर इक्विटी, फिर इन दोनों का टोटल भी दोनों का बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों रूल इस पे पूरे उतरते हैं। अब आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट जो है उसका मेजर पोर्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो बैलेंस शीट जो टोटल बेस करती है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप जूम मीटिंग में लाजमी पूछें। अल्लाह।